सहयोगी संस्थान है विंध्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, साउथ एशिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एंड एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया। हमारे बीच में कुछ बातें निकल करके आई हमारे सामने, दो बहुत ऑनलाइन एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो या ऑनलाइन एजुकेशन का इम्प्लीमेंटेशन ना हो, इन दो चीजों को लेकर के हमारे बीच में आज जो समस्याएं हैं उन पर हम कुछ फोकस करेंगे, जो कि हमारे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान निकल करके आई हैं। क्या हम ऑनलाइन एजुकेशन की ओर जा रहे हैं? यदि हम जा रहे हैं तो क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटरनेट की व्यवस्था है? क्या हमारे पास कंटिन्यू पावर सप्लाई गांव और ट्राइबल एरिया तक है? क्या हमारी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था है? क्या हमारी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, जो टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए कि हम बच्चों को लेक्चर देते हैं और उसके बाद बच्चे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनका रिप्लाई हम दे सकते हैं, जिस तरीके से हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश और अदर इंस्टीट्यूट में इस तरह की व्यवस्था है, तो क्या हमारे प्रत्येक कॉलेज में इस तरह की व्यवस्थाएं आज के समय में हैं? क्या हम स्टूडेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं? क्या हमारे जो विश्वविद्यालय के हमारे जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है उनके जो बच्चे हैं, कितने परसेंट बच्चों को हमने अभी 3 महीने में लॉकडाउन के दौरान हमने उनको कनेक्ट कर पाया है, और इन फ्यूचर में हम कितने बच्चों को इसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे? क्या स्टूडेंट्स टीचिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं? क्या स्टूडेंट्स मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप को अपने साथ में रखते हैं? क्या हम डिजिटल लिटरेसी को प्रेफर कर रहे हैं? क्या हम क्या शिक्षकों या जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनके रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, ऑनलाइन क्लासेस का? कितने स्टूडेंट्स ईमेल और वेबसाइट का यूज करते हैं? ऑनलाइन व्यवस्था लगभग 170 साल पुरानी व्यवस्था है, जैसा कि अभी हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने डिस्कस किया था। तो क्या 170 साल पुरानी व्यवस्था के तहत वर्तमान में जो हमारा इंटरएक्शन ऑनलाइन हो रहा है, और जो हम कंटिन्यूटी में अभी तक पावर सप्लाई को और एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाए हैं लोगों को, ऐसी स्थिति में हम कितने सफल हो पाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। हेलो जी हाँ, यस सर, यस, या वी आर लिसनिंग यू, योर वॉइस इज ओके सर, यू कंटिन्यू। ठीक है। और ओके, और इसके बाद फिर हमारे पास कुछ और चीजें हैं, जैसा कि हमारे वो जो प्रेसिडेंट हाउस में ओएसडी रहे हैं, उन्होंने अच्छी बात कही थी कि जहां गांव में आज पंचायत राज चुनाव नहीं हुए, जो कि एक लीडर से एक सबसे एक अहम मुद्दा होता है कि वो सभी जगह के व्यक्तियों के संपर्क में रहें, ऐसी स्थिति में क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पंचायत लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, स्ट्रॉन्ग इंटरनेट व्यवस्था और इसके अलावा जो डिवाइसेज हैं जो कि इंटरनेट में यूज की जाने, क्या हम उनका प्रयोग कर सकते हैं? दूसरी इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम ग्रामीण एरिया आज रोजगार के लिए स्ट्रगल कहा है, जो खाने पीने की वस्तुओं के बारे में सोच रहा है, सोच नहीं पाया, हमारे गरीब वर्ग के तरफ के लोग, क्या ऐसी परिस्थिति में 5,000, 10,000, 20,000 का इंटर और मोबाइल और इंटरनेट को लेकर के इस व्यवस्था से जुड़ पाएगा? क्या ऑनलाइन एजुकेशन के साथ स्कॉलरशिप का प्रावधान रहेगा, जो हम गरीब बच्चों को एक सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि बच्चे इस एजुकेशन के लिए आते हैं, उनको हम लाइब्रेरी में बुक्स प्रोवाइड कराते हैं और उनको साथ में स्कॉलर देते हैं प्रमोट करने के लिए? तो क्या ये चीजें सब हो पाएगी? कल जैसा दुबई से हमारे बोल रहे थे कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हम क्या कर पाएंगे? आजकल बच्चे इंडोर दिन भर मोबाइल के साथ बैठ करके इंटरनेट गेमिंग की व्यवस्था के साथ गेम खेल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम उनको फिजिकली डेवलप कर पाएंगे? क्या हम उनका मानसिक स्तर बढ़ा पाएंगे? ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हमारे बीच में हैं, जिनको लेकर के हम इस बात पर कतई बिलीव नहीं करते कि हमसे आज एक विपरीत स्थिति में बैठ गए कि हम इस नहीं जा पा रहे हैं, हम कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे हैं। इसके लिए हम किसी एक बिना सोचे समझे या स्ट्रेटजी के हम एक ऑनलाइन व्यवस्था के तहत पड़े, ये थोड़ा सा एक बितर देने वाली बात होती है। दूसरी चीज जो है प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट हैं, प्रैक्टिकल के जो विषय हैं,
जो हमारी साइंस है, जिससे हम साइंटिस्ट पैदा करते हैं, जो आज हमारे पूरे देश में जिसकी हमें एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, तो क्या हम ऐसे साइंटिस्ट को इस ऑनलाइन व्यवस्था के तहत जनरेट कर पाएंगे? क्या हम उन बच्चों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर इस ऑनलाइन व्यवस्था के तहत कर पाएंगे, या बच्चे सिर्फ ऑटोनॉमिक रूप से अपने आप में मोबाइल और इंटरनेट को खोल करके पढ़ते रहेंगे? ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और हमने खासतौर से हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो हम जनरली ये देखते हैं कि हम बिना स्ट्रेटजी के किसी सिस्टम में कूद पड़ते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि आगे आने वाले समय में फिर हम व्यवस्थाओं को सुधारने की बात करते हैं, जबकि हमारी व्यवस्था कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि पहले हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, पहले हम अपनी इंस्टीट्यूट को डेवलप करें, पहले हम अपना माइंड मेकअप करें, पहले हम अपना एजुकेशन के जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स, जो हमारे लीडर्स, जो हमारे आज भारत के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको इस बात सोचने की आवश्यकता, उनको इसको समझने की आवश्यकता। बहुत ही एक संक्रमण दौर से गुजर रहा है, और वो एक ऑनलाइन फैसिलिटी की व्यवस्था को तो हमें लगता है कि ये बेमानी साबित होगी। इसके लिए हमें बहुत ही फूक-फूक करके कदम और बहुत ही सजगता के साथ कदम रखने की आवश्यकता है। तभी हम पूरे के पूरे सिस्टम को बना पाएँगे, क्योंकि एजुकेशन हमारे समाज की रीढ़ है, और अगर हमारी रीढ़ कमज़ोर होगी, हमारा एक नर्वस सिस्टम यदि हमारा कमज़ोर हो जाएगा, तो आगे आने वाले समय में जो हम 21वीं सदी के भारत की कल्पना करते हैं, डिपेंडेंट भारत की कल्पना करते हैं, ग्लोबल इंडिया, डिजिटल इंडिया की कल्पना की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही बेमानी साबित होगी। आज हम अगर कैशलेस ट्रांज़ैक्शन की बात करें, तो लगभग 3 साल से हम लगातार कैशलेस ट्रांज़ैक्शन की बात करते हैं। पर आज भी हम बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि मोर देन 80% पीपल्स आर डिपेंडेंट ऑन बैंक। पेपर व्यवस्था पर आधारित है। हमारे बच्चों के जो एडमिशन हम करते हैं, वो बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लेने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल करके इंस्टीट्यूट में जमा करते हैं। दिस इज नॉट रियल ऑनलाइन सिस्टम। इसको हमें बहुत कुछ समझने की आवश्यकता है, बहुत उस पर विचार करने की आवश्यकता है, और जल्दबाजी में हमारे द्वारा उठाया हुआ कदम आगे आने वाले समय के लिए, समाज के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए घातक साबित हो सकता है। और हम इस तरह से इसमें जो और बातें हमारे बीच में आई हैं, उनको हम आगे शेयर करेंगे। भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते रहेंगे। हमारे बीच में आदरणीय पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। उन्होंने मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन कमीशन के वो चेयरमैन भी रहे हैं। वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आज हमारे देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो एक सिस्टम बना हुआ है, वो किस तरीके से है, और क्या हम उसको आगे विकास ले जा सकते हैं। इन्हीं सब के साथ उनको आमंत्रित करना रहेंगे कि वो आज के इस वैलिडेटरी सेशन में आप अपने विचार से हम लोगों को अवगत कराएं। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय कन्हैया त्रिपाठी जी को। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर मेहरा जी। Yeah, that's great, sir. Yeah, Dr. Kanaiya. Yeah. And नमस्कार, आवाज मिल रही है आपको? yes, sir. प्रणाम सर, आ रही है आवाज। Good morning to all of you. International Virtual Conference 2020 is very important program for us. अब मित्रों, सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर अश्विनी कुमार दुबे जी, प्रेसिडेंट ESW, और इस कार्यक्रम की खूबसूरत संचालन कर रहे अनिल मेहरा जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए दुनिया भर से पार्टिसिपेंट्स, मैं आप सबको सुप्रभात नमस्कार करता हूं। 3 दिन से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहा, और अभी जो चिंताएं और चैलेंजेस के साथ रिकमेंडेशंस पर बातचीत की जा रही थी, और अश्विनी जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े किए,
वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी प्रो वाइस चांसलर हैं शायद एसकेयू में, उन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है वो उसका हम ऑनलाइन बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन नहीं कर पाते हैं और ये महत्वपूर्ण है कि प्रॉब्लम्स तो हैं क्योंकि हम कोर्स जो डिजाइन करते हैं उस कोर्स के साथ हम जस्टिस नहीं कर पाते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात अभी अश्विनी जी ने बताई कि किसी ने कहा कि 170 साल पुरानी हमारी इंटरनेट व्यवस्था है। पता नहीं 170 साल पुरानी है कि नहीं है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में तो प्राचीनकाल से ये चली आ रही इंटरनेट व्यवस्था है। अभी भी आप अगर मान लीजिए किसी के साथ बातचीत करते हैं या किसी को याद करते हैं ना, तो वो कुछ देर बाद उसका फोन आ जाता है। ऐसा होता होगा, आप लोगों के जीवन में भी होता होगा। तो ये इंटीमेशन जो होता है ना, ये तो हमारे जो अगर आप भारतीय धर्म शास्त्र को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे यहाँ आकाशवाणी हुआ करती थी और श्री कृष्ण जो थे ना उनके साथ, तो ये ऑनलाइन कैसी व्यवस्था बनी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कंस को बता दिया गया था कि भैया तो आपकी हत्या करने वाला व्यक्ति है, इसको आपकी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर जो चिंतन के फलक हैं, जो चिंतन किया गया है, जिस तरीके के हमारे पास साहित्य उपलब्ध हैं, उसमें इंटरनेट और आकाशवाणी, इसको हम एक साथ अगर जोड़कर देखें तो लगता है कि ये 170 साल पुरानी बात नहीं है, ये तो बहुत वर्ष पुरानी है बात है। और मुझे लगता है कि हम लोगों में या हम भारतीयों में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम अपने आध्यात्मिक स्वरूप को या अपने उस एकाग्रता को नहीं अपना पाए हैं जिसकी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने एक इस ब्रह्मांड में एक ग्रह से दूसरे ग्रह की बातें जान लिया करते थे और वहां तक वो पहुंच जाया करते थे, देश देशाटन करते थे। लेकिन खैर आज जो बातचीत हो रही है वो ऑनलाइन एजुकेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी पर हो रही है। और मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर 153 देश, 150 से अधिक देश अगर मान लीजिए कि यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है वो किस तरीके से स्कूल जाएंगे कोविड-19 के बाद, ये उनके दिमाग में बार बार बात आ रही है। और इस पर अभी संयुक्त राष्ट्र में एक अधिवेशन भी छोटा सा हुआ है जिसको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने संबोधित किया है और उसमें उन्होंने चिंता जाहिर की है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को हम किस प्रकार से इन लोगों के बीच में ले जा करके और बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। निश्चित रूप से अश्विनी जी आपने बहुत अच्छा कहा कि एजुकेशन तो हमारी रीढ़ होती है, लेकिन मैं थोड़ा सा और बात ये बताना चाहूंगा कि रीढ़ को आज लोग दुरुस्त नहीं रखना चाहते ना, बात ये है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको हम अपनी रीढ़ के साथ साथ अगर हम राइट्स के साथ देखें तो निश्चित रूप से लगता है कि एजुकेशन राइट्स ये अवेलेबल होना चाहिए। और शिक्षा से जुड़ी हुई जो हस्तियां हैं दुनिया भर की, उनको सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो पढ़ने की दृष्टि है उसको विकसित करने की जरूरत है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जैसे मान लीजिए कि हम दुनिया भर के लोग आज इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं, तो हमारा जो चिंतन का लेवल है वो किस लेवल का है और दुनिया के और जो लोग हैं उनका चिंतन लेवल कैसा है। जैसे मान लीजिए कि अमर्त्य सेन जो मान लीजिए कोई अभी आपके लिए मटेरियल्स तैयार करते हैं या कन्हैया त्रिपाठी तैयार करते हैं या कोई हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कोई शिक्षक तैयार करता है, तो उसमें इतना गैप्स कैसे हो जाता है आप सोचिए, और उसकी मान्यता कैसे कम और ज्यादा हो जाती है। तो बात यह है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन जो मटेरियल्स तैयार कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड को भी हमें ठीक ठाक करना होगा ताकि हमारे जो एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं वह अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन अपने छात्रों को
अपने बच्चों को दे सकें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे भारत सरकार से बहुत शिकायत है और मैं दुनिया के तमाम राज्यों के सरकारों से मैं शिकायत करता हूँ कि उन लोगों ने जो अपने यहाँ शिक्षा व्यवस्था फैला रखी है उसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है वो है नहीं। दूसरी बात ये है कि जिन बच्चों के पास सुविधा नहीं है उनकी सुविधा की कोई चिंता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको विकसित नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक संस्था है जो कि बच्चों की शिक्षा पर काम करती है, लेकिन उसकी रीच कहाँ तक है, उसकी पहुंच कहाँ तक है? क्या आपने कभी देखा है कि कोई राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का व्यक्ति आपके यहाँ तक पहुंचा हो और आपके गली मोहल्ले के बच्चों के बारे में सोचा हो कि इनके पास शिक्षा आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? कोई नहीं आता है। और मैं बहुत ही ये दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में भी नहीं होगा, क्योंकि जिनके हाथ में लीडरशिप दी जाती है वो अपनी लीडरशिप को नहीं समझते हैं। चाहे वो देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे वो देश का किसी भी इंस्टीट्यूशन में बैठा हुआ व्यक्ति हो। हमारे देश में जो वाइस चांसलर बनाए जाते हैं उनकी स्थिति क्या है? चापलूसी से वाइस चांसलर बनकर के लोग आते हैं ना, वो क्या शिक्षा व्यवस्था विकसित करेंगे? तो मुझे बहुत कष्ट इस बात का है कि देश में अगर क्वालिटी अपने भीतर अपने आत्म के संयोजन में नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा कोई व्यवस्था। मैं एक बात और यहाँ कहना चाहता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेल्फ इनिशिएटिव क्यों नहीं लेती है, स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेती है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चे कहाँ कहाँ किस किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, और उनको ऑनलाइन एजुकेशन अगर सरकार द्वारा कह दिया गया ऑनलाइन एजुकेशन हम दे रहे हैं तो उनकी पहुंच कहाँ तक है? वो किसी आप हमें बता दीजिए कि पूरे भारत में कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज आज तक इस बात को ध्यान दिया कि नहीं हमें सरकार को निर्देश देना चाहिए कि आप हमें सुनिश्चित करिए यहाँ बच्चे जो है शिक्षित हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे हैं। आप सोचिए कि जो नाइल केस जो बनते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे कैदी हो जाते हैं, ठीक है? आप उन कैदी बच्चों के बारे में सोचिए, उनके यहाँ तक जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसके माध्यम से तो हम शिक्षित कर सकते हैं ना, लेकिन हमारे जो बैरक हैं जो जेलों में उसमें बच्चे किस स्थिति में हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की है, आप उसके बारे में सोचिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन की जो पहुंच है ना वो मुझे बहुत ही चिंतित कर देती है और मुझे ये लगता है कि मतलब बेईमानी सी है। और जो आपने सुनील जी बहुत अच्छी बात आपकी है कि बहुत सारी चीजें बेईमानी सी ही लगती हैं, और मैं दुनिया भर के लोगों से जुड़े हुए मैं बहुत ही उन लोगों से आशाएं रखता हूँ। मैं कभी भी निराशावादी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आशावादी व्यक्ति हूँ। और आप सबसे मैं ये मतलब गुजारिश करूंगा कि आप जगह जगह जहां भी कहीं पर हैं दुनिया भर में, तो आप अपनी तरफ से आवाज उठाएं। ये 3 दिन की जो आपने एक आयोजन किया है, एक बहुत बड़ा एक आयोजन है और निश्चित रूप से ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। और मुझे लगता है कि हमें अपने अपने हिस्से की आवाज उठानी चाहिए, तभी तो हम कोई नए तरीके की सोच डेवलप कर पाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने 3 दिन से लगातार इस मुद्दे पर बहस की और ऑनलाइन एजुकेशन की जो चैलेंजेस है उस पर आज मैं जो जिन विषयों को फोकस किया हूँ मुझे लगता है कि वो आप लोगों को टच करेगी और आप लोग जरूर इस दिशा में कुछ सोचेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हाउस होल्ड में जो इंटरनेट व्यवस्था है, तो हाउस होल्ड में इंटरनेट व्यवस्था आप सोचिए कि जिनके पास घर ही नहीं है, जिनके पास खाने के लिए ठिकाना नहीं है, वो तो ठीक है, मुकुबा दया जी ने बात उठाई है और वो बताते हैं कि हाँ 23 या 25% हमारे देश में हाउस होल्ड हैं जिनके पास इंटरनेट व्यवस्था है। लेकिन ये बात क्यों उन्हीं तक रहे भाई? जो हाउस होल्ड है उन्हीं के पास क्यों रहे, सबके पास क्यों नहीं रहे? आप ये सोचिए, भारत सरकार जो है केवल बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स तैयार कर लेती है, या दुनिया की तमाम सरकारें जो है रिपोर्ट्स तैयार कर लेती हैं। क्यों तैयार करती हैं? आप मत तैयार करो ना, जैसे रह रही है व्यवस्था वैसे रहने दीजिए, जी लेंगे लोग, प्रकृति तो सबको जिलाती है। आप एजुकेट करने का अगर जिम्मा लेते हैं, आप एक वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखना चाहते हैं, आप एक अच्छे
राज्य के रूप में, एक अनुशासित राज्य के रूप में और अपने नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा के साथ जीने का उनको हौसला देना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते हैं कि सारे लोगों के पास इंटरनेट सुविधा हो, सारे लोगों के पास बिजली हो, सारे लोगों के पास खाना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो आई एम वेरी सॉरी कि ऐसा मतलब हो रहा है। और I would like to request to all of you, please please be aware and write in your parts. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसके बारे में सोचिए। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन की संगोष्ठी बहुत ही अच्छी रही और ये दुनिया भर में जो बहस हो रही है बहुत ही प्रासंगिक संगोष्ठी रही और इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स लोग प्रतिभागिता किए, मैं उन सब लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आयोजकों को बहुत ज्यादा मतलब मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। खासकर अश्विनी कुमार दुबे जी जो कि अनवरत इस तरीके की सीरीज है उनके पास, कार्य करने की प्रवृत्ति है उनकी और मैं तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और ये मतलब जो हमारे हृदय से निकली हुई ये शुभकामना है कि आप बहुत तरक्की करें और दुनिया के लोगों को जोड़ें और अवेयर करें और आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। थैंक यू सर। या धन्यवाद सर। जैसे कि आपने जो सजेशंस हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को दी है और जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति और हमारे टेक्नीशियंस सभी पार्टिसिपेंट से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है आज के टाइम पे समाज के लिए उसको जरूर पूरा करें। जहां जहां जो कुछ भी आप सुधार कर सकते हैं, जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए वो करें। जैसे कि डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी सर ने बताया कि हमें किस तरीके से सोसाइटी में हेल्प करनी चाहिए और ये जो हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, इसमें रेगुलरली पार्टिसिपेंट्स डिफरेंट कंट्री से ज्वाइन हुए, डिफरेंट थॉट्स के साथ आए, एक ही टॉपिक पर डिफरेंट आइडियाज हमारे सामने आए। उन आइडियाज से जो कुछ भी हमारे सामने आया है वो उसका पैनल डिस्कशंस डॉक्टर अश्विनी दुबे सर और सर हम लोग करेंगे और ज़रूर ये इसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो सजेशंस हैं वो गवर्नमेंट तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से सभी पार्टिसिपेंट्स विद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ESW सोसाइटी, साउथ एशिया मैनेजमेंट एसोसिएशन सबको धन्यवाद करता हूँ कि 3 दिन का जो प्रोग्राम हमारा था वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और मैं सबको बता दूं जिन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया है, रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, सबके सर्टिफिकेट आज ही शाम को उनके ईमेल आईडी पर पहुंच जाएंगे और जिन लोगों की कुछ प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हुई हैं, कुछ लोगों का डेजिग्नेशन प्रॉपर नहीं है या कुछ लोगों की कुछ जानकारी अधूरी है, हमारे पोर्टल में नहीं आ पाई है, तो वो भी जानकारी हमें प्रोवाइड करें जिससे हम शाम तक आपको सर्टिफिकेट्स प्रेषित कर सकें। यस डॉक्टर अश्विनी कुमार सर। या बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल मेहरा जी। और हम इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी जो हमारे गेस्ट थे उनका और जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, जो हमारे फॉरेन पार्टिसिपेंट्स थे, विदेशों से हमारे बीच में उन्होंने अपने जो थॉट शेयर किए थे इस ऑनलाइन के माध्यम से। हालांकि ऑनलाइन चैलेंजेस हमारे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी रही है, बहुत सारी कनेक्टिविटी हमारे बीच में इंटर और की वजह से हम कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, पर फिर भी जो हमारी व्यवस्थाएं अभी हमें मिली हैं शासन के द्वारा, उन व्यवस्थाओं में हमने
जो आप लोगों तक सारी बातें डिस्कस की हैं, आपके जो हमें सुझाव मिले हैं, उन सभी सुझाव को हम कंपाइल करेंगे और इस कॉन्फ्रेंस की एक ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करके भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ-साथ मंत्रालय को भेजने का प्रयास करेंगे, एचआरडी मिनिस्ट्री को भेजेंगे। हो सकता है कि उनमें से अगर कुछ पहलू भी शासन ने अगर हमारे एक्सेप्ट किए, तो हमारी एक कॉन्फ्रेंस की बहुत बड़ी सफलता होगी। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आपको बताना चाहते हैं कि 15 जून के बाद हम एक और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं और वो कॉन्फ्रेंस श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर के तत्वावधान में होगी। हम फिर से कोशिश करेंगे कि कोई नया विषय जो हमारे समाज कल्याण में, जो हमारे छात्र हित में और जो हमारे शिक्षा के हित में होगा, हम ऐसे पहलू को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और हमारा बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय कन्हैया त्रिपाठी जी को, जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने भारत सरकार की कार्य प्रणाली को बहुत नजदीकी से देखा है। उनका मार्गदर्शन हमें मिला और उन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अच्छे से नहीं रख पाते, कहीं न कहीं वो किसी दबाव में रहते हैं। हमें ऐसे लोग पसंद हैं अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए, क्योंकि उसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा, उसी से हम अपनी कमियों को पूरा कर पाएँगे, जब हम अपनी बात को अपने आत्मविश्वास के साथ अपने समाज के बीच में, अपने वरिष्ठ लोगों के बीच में और अपने पॉलिसी मेकर के बीच में रख पाएंगे। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और सुनील सेनानी जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय अनिल मेहरा जी को धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करते हुए सफल पर पहुंचा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। Thank you so much. Thank you, everyone.